तृप्ति पांडे आज आपको बीए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र के जनजातियों के समाजशास्त्र के अंतर्गत जनजातियों का वर्गीकरण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत एक विशाल देश है और भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग 8.2% के आसपास है, जो कि पूरे भारत में विभिन्न आधारों पर उनका भौगोलिक वितरण देखा जा सकता है। विभिन्न जनजातियां एक दूसरे से इन भौगोलिक क्षेत्रों और उनकी पृथक भाषाओं, उनकी पृथक संस्कृति और प्रजाति आधार पर सभी जनजातियों में हम देखते हैं कि पर्याप्त विभिन्नता दिखाई देती है। इसी दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि भारत में भौगोलिक, भाषाई, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रजाति आधार पर जनजातियों के वर्गीकरण को देखा और समझा जाए, तभी हम जनजातियों के वर्गीकरण को समझ सकते हैं। तो जनजातियों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है वह है भौगोलिक वर्गीकरण। और जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत डॉक्टर एस.सी. दुबे ने भौगोलिक आधार पर और भी अन्य समाजशास्त्रियों ने जनजातियों को विभाजित करके देखने का प्रयास किया है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने जनजातियों को 4 भागों में विभाजित करके देखा है। और सबसे पहले उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा दक्षिण क्षेत्र और चौथा उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में विभाजित करके जनजातियों को रखने का प्रयास किया है, वर्गीकृत किया है। आगे हम देखते हैं कि जनजातियों को भौगोलिक आधार पर डॉक्टर बी.एस. गुहा ने 3 प्रमुख भागों में विभाजित करके देखने का प्रयास किया है। और मजुमदार और मदान ने भी इन वर्गीकरण को बहुत अधिक उपयुक्त माना है। आपके अनुसार सर्वप्रथम उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसे हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर गुहा के अनुसार यह वह क्षेत्र है जो लेह और जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ भारत के उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों तक इसका विस्तार देखा जा सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, असम, बिहार का अधिकांश हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। और इस क्षेत्र की जनजातियों में प्रमुख जनजातियां हैं नागा, गारो, थारू, लेपचा, डफला, भोटिया, खासी, अबोट, मिकिर, चकमा, गुज्जर, कुकी, लुशाई, भील, खंपा, जौनसारी, लाहौला, लेपचा, कनुआ, गद्दी तथा मिरी इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कहलाती हैं। दूसरा क्षेत्र उन्होंने मध्य क्षेत्र के रूप में विभाजित किया है और इसे सेंट्रल जोन हम कहते हैं। इस क्षेत्र का संबंध भारत के मध्य भाग में स्थित उन सभी मैदानी, पहाड़ी और पठारी भागों से है जो दक्षिण भारत को गंगा और यमुना के मैदानों से अलग करती हैं। अन्य शब्दों में हम कहें तो इस क्षेत्र का अधिकांश भाग नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों के साथ झारखंड तथा छत्तीसगढ़ शामिल हैं। जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग इसी क्षेत्र में निवास करता है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में उरांव, बैगा, हो, खरिया, बिरहोर, भील, कोली, मीणा, मुंडा, कमार, कोटा, कंवर, सहरिया, कोरकू तथा माझी, मझवार इत्यादि प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा तीसरा जो
क्षेत्र है वह दक्षिण क्षेत्र है, जिसे हम सदर्न जोन कहते हैं। इसके अंतर्गत मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें महाराष्ट्र और उड़ीसा का दक्षिण भाग भी शामिल है। इस क्षेत्र की जनजातियों में टोडा, वडगा, कोटा, कादर, पनियन, कुसुम, उराली, पुलियन, यूरुप, चेंचू, इरुला इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों में जाखा, निकोबारी इत्यादि प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। आगे हम देखते हैं कि जनजातियों के वर्गीकरण में भाषाई दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया गया है और यह भी वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजातियों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता उनकी पृथक भाषा का या बोली का होना है। यद्यपि भारत की अधिकांश जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु उन भाषाओं की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये जनजातियां आपस में चेतना से बंधे रहते हैं तथा अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों को संचरित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के सभी क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियों की भाषाओं की संख्या लगभग 300 से भी अधिक है, जिन्हें बोलने वाले जनजातीय लोगों की संख्या लाखों में है। इनमें भूमिज, गडोबा, हो, करमेली, खरिया, कोल, कुरकू, मुंडारी, मुंडा, संताली तथा सोबरा इत्यादि प्रमुख भाषाएं हैं। इस आधार पर, भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि मदान एवं मजूमदार ने सभी जनजातियों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करके देखने का प्रयास किया है। सबसे पहले है द्रविड़ भाषा परिवार। इस वर्ग में जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली उन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है जिनमें तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं से संबंधित अधिकांश जनजातियां भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्रों में रहती हैं। डॉक्टर मजूमदार ने टोडा, मालेर, ओरांव, खोड़, मालसर, कादर, इरुला, साओरा जनजातियों को इनका विशेष प्रतिनिधि माना है। द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह गोंडी है, जो अनेक बोलियों में विभाजित है और वर्तमान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस भाषा का प्रयोग करने वाली गोंड जनजातियां पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में निवास करती हैं। दूसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इस वर्ग की भाषा का प्रयोग करने वाली जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रेलाइट शाखा से जोड़ा गया है। डॉक्टर मजूमदार ने ऑस्ट्रिक भाषा का संबंध उन सभी जनजातियों से माना है जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी आधार पर उन्होंने द्रविड़ भाषा परिवार से इस जनजातियों की तुलना में ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली जनजातियों को ज़्यादा प्राचीन भी माना है। इस भाषा का प्रयोग करने वाली जनजातियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के पूर्वी भाग, असम, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में रहने वाली जनजातियां ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित जनजातियों की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। यह देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। इस वर्ग की भाषाओं में खासी, संथाली, मुंडाली, हो, खरिया, कोरकू, सबारा, भूमिज तथा निकोबारी इत्यादि प्रमुख भाषाएं हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से ही जनजातियां संबंधित हैं और ये जनजातियां भारत में मध्य भारत में खास तौर से कोल और ज़्यादातर मुंडा भाषाओं का प्रयोग करती हैं। अगला भाषाई आधार पे जो विभाजन है उसे हम चीनी तिब्बती भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। इस भाषा का संबंध उन जनजातियों से है जिनके शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति के लक्षणों से प्रायः मिलते जुलते हैं। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी बंगाल, असम के अधिकांश भागों में रहने वाली जनजातियां जिन भाषाओं को बोलती हैं
उन्हें ही हम चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तरी बिहार, उत्तरी पूर्वी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा की जनजातियों में इसी वर्ग से संबंधित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग की भाषा बोलने वाली जनजातियों में भोटिया, डफला, चकमा, गारो, कुकी, खासी, मिरी, गलोंग, पासी, पदम, पंगी, मिशनी, खमटी, सिंहपो, लेप्चा तथा नागा इत्यादि प्रमुख हैं। और हम भाषाई आधार पर जनजातियों को इन्हीं 3 वर्गों में देखने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखते हैं जनजातियों का आर्थिक आधार पर विभाजन किया गया है। वास्तव में आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार हैं और इन्हीं की सहायता से हम जनजातियों के विकास के विभिन्न स्तरों को समझ सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी एक ओर जहां किसी समुदाय की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर इसी आधार पर उस समुदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। इसी आर्थिक आधार पर डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने जनजातियों को कुछ भागों में बांट करके देखा है, जिनमें सबसे पहला है शिकारी जनजातियां, दूसरा है स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजातियां, तीसरा है स्थायी रूप से कृषि करने वाली जनजातियां, चौथा है पशुपालक जनजातियां और पांचवा है औद्योगिक रूप से जीविका उपार्जित करने वाली जनजातियां। और अगला बहुत एक महत्वपूर्ण और अलग सी विशेषता बताने वाली जनजातियां हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अपराधों के माध्यम से जीवन यापन करने वाली जनजातियां। और इस प्रकार से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रायः सभी जनजातियां एक से अधिक स्रोतों के द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करती हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर LP विद्यार्थी ने भी जनजातियों को विभिन्न भागों में अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटकर विभाजित किया है। उन्होंने बताया है कि पहला है आखेटक जनजातियां, दूसरा पहाड़ी कृषि करने वाली जनजातियां, तीसरा है मैदानी कृषि से संबंधित जनजातियां, चौथा पशुपालक जनजातियां, पांचवा कारीगर जनजातियां, छठवां श्रमिक जनजातियां, सातवां नौकरी पर आधारित जनजातियां और अंतिम है व्यापारिक जनजातियां। और डॉक्टर विद्यार्थी ने यह भी कहा है कि श्रमिक और नौकरी करने वाले जो वर्ग हैं उन्हें यद्यपि हम एक अलग श्रेणी में नहीं मान सकते, क्योंकि एक जनजाति के केवल कुछ लोग ही इन कार्यों के द्वारा जीविका उपार्जित करते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर DN मजूमदार ने जनजातियों को आर्थिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है शिकार करने और खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाली जनजातियां। यह जनजातियों की सबसे सरल स्तर वाली जनजातियां हैं। इनका सामाजिक स्तर बेहद सरल है, आर्थिक व्यवस्था सरल है और प्रौद्योगिकी से की दृष्टि से ये अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आज भी ये छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करके, मछली पकड़ के और वनोपज से प्राप्त होने वाली आय के द्वारा ही जीविकोपार्जन करते हैं। उत्तरांचल की राजी जनजाति, बिहार की खरिया, चेरू और कोरवा जनजाति, उड़ीसा की जुआंग जनजाति और दक्षिण भारत की चेंचू तथा पनियन जनजाति और मध्य प्रदेश की कोरवा और बिरभोर जनजातियां इसी वर्ग के अंतर्गत शामिल हैं। दूसरा है स्थानांतरित कृषि तथा जंगल के कटान पर आश्रित जनजातियां। इस प्रकार की जनजातियों की संख्या भी काफ़ी है, जिनकी अर्थव्यवस्था स्थानांतरित कृषि तथा जंगल से काटी गई लकड़ियों की बिक्री पर आधारित है। स्थानांतरित कृषि करने वाली, जिन्हें हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ये एक स्थान पर भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने पर अन्य स्थान पर जाकर रहने लगते हैं और जंगलों के से लकड़ियां काटकर, बीनकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार की जनजातियों में कोरवा, असुर, हड़िया,
बैगा, कमार तथा साबरा इत्यादि प्रमुख हैं। तीसरी हैं कृषक जनजातियाँ, और ज़्यादातर जनजातियाँ कृषि कार्यों में लगी हुई हैं और कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन करती हैं। यद्यपि अभी भी इनमें उन्नत कृषि का प्रचलन अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने के कारण कम है, लेकिन फिर भी कृषक जनजातियाँ कृषि कार्य में लगी हुई हैं। चौथा है पशुपालक तथा दस्तकार जनजातियाँ। आर्थिक विभाजन के आधार पर पशुपालक जनजातियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी आजीविका पशुपालन के आधार पर और दस्तकारी के आधार पर चलती है। इन जनजातियों में उत्तरांचल की थारू, बुक्सा, बिहार की उरांव हो, मध्य प्रदेश की बैगा तथा कमार जनजाति और पश्चिम बंगाल की पोलिया जनजाति पशुपालन के साथ साथ दस्तकारी का काम भी करती हैं। इनमें से कई जनजातियां कृषि कार्य भी करती हैं और मध्य प्रदेश की कमार, सौर, खोंड, अगरिया और माझी जनजातियां अपनी दस्तकारी और शिल्पकला के लिए प्रचलित हैं। आगे हम देखते हैं कि उद्योगों में लगी हुई भी जनजातियां दिखाई देती हैं, जो पश्चिम बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों में जो उद्योग हैं, चाय के बागान हैं वहाँ, या कपास और जूट की कृषि है, ऐसे उद्योगों में लगी हुई हैं और जीविकोपार्जन करती हैं। अगला जो वर्गीकरण हम देखते हैं वह है प्रजाति आधार पर जनजातियों का वितरण। भारत में विभिन्न प्रजातीय लक्षण की जनसंख्या देखने को मिलती है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि प्रजाति आधार पर भी भारत की जनजातियां अनेक भागों में विभाजित हैं। प्रजाति आधार पर डॉक्टर गुहा ने जनजातियों को कई भागों में विभाजित करके देखने का, समझने का प्रयास किया है और सर्वप्रथम इन्होंने निग्रिटो प्रजाति का उल्लेख किया है और यह माना है कि ये भारत की अति प्राचीन निवासी हैं। ये निग्रिटो प्रजाति नीग्रो प्रजाति की ही एक उपशाखा है। इनका रंग काला, छोटा कद, चौड़ा सिर, ऊन की तरह ऐंठे हुए बाल, चौड़ी नाक और मोटे होंठ इनकी शारीरिक विशेषता है। केरल की कादर पुलाया जनजाति, असम की नागा और पूर्वी झारखंड में रहने वाली जनजातियां इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा है आदि आग्नेय, या उसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी कहा गया है। डॉक्टर गुहा ने कहा है कि भारत में बाहर से आकर बसने वाली सबसे पहली प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। इनका चॉकलेटी रंग होता है, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, छोटा कद, लंबा सिर और काले तथा घुंघराले बाल इनकी शारीरिक विशेषता इनमें दिखाई देती हैं। भारत के मध्यवर्ती और दक्षिण भाग में रहने वाली अधिकांश जनजातियां इसी प्रजाति से संबंधित हैं। अगला उन्होंने बताया है मंगोलाइड, जिसे हम मंगोल भी कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में मंगोलाइड प्रजाति के लक्षणों वाली जनजातियां देखने को मिलती हैं। चौड़ा सिर, औसत कद, पीलापन लिए हुए रंग, गोल चेहरा, शरीर पर कम बाल और अधखुली आँखें, चपटी नाक इनकी शारीरिक विशेषता है। डॉक्टर गुहा के अनुसार असम के पूर्वी भागों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, उत्तरांचल के भागों में जो जनजातियां हैं, वे इस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण डॉक्टर गुहा ने किया है वह है भूमध्य सागरीय प्रजाति की जनजातियां। इस प्रजाति से संबंधित लोगों के सिर तुलनात्मक रूप से थोड़े से लंबे होते हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में रहने वाली अधिकांश जनजातियां इसी प्रजाति से संबंधित हैं। अगली प्रजाति के रूप में उन्होंने चौड़े सिर वाली प्रजाति को माना है और कहा है कि इस शाखा की जनजातियां उड़ीसा तथा बंगाल में निवास करती हैं और वहाँ हम इनकी शारीरिक विशेषता वाले अधिकांश जनजातियों को देख सकते हैं। छठवां है नार्डिक प्रजाति की।
डॉक्टर गुहा के अनुसार इस प्रजाति ने भारत में ईसा से लगभग 1500 वर्ष पहले प्रवेश किया और ये लोग सबसे पहले पंजाब में आकर बसे और फिर गंगा यमुना की घाटी से की ओर बढ़ते हुए भारत के अन्य भागों में फैल गए। लंबा सिर, ऊंची पतली नाक, पतले होंठ, औसत से अधिक लंबा कद और गेहुआ रंग और सीधे बाल इस प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं हैं। कश्मीर, राजस्थान और मध्य भारत के उत्तरी हिस्सों की जनजातियां इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक वर्गीकरण भी जनजातियों का किया गया है और उस आधार पर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। तो सर्वप्रथम इस सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों का अध्ययन वेरियर एल्विन ने काफ़ी गहराई से किया है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कई श्रेणियों में जनजातियों को हम विभाजित करके सांस्कृतिक आधार पर देख सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी में उन्होंने उन जनजातियों को रखा है जो अत्यधिक आदिम हैं और दुर्गम और घने जंगलों में निवास करते हैं तथा इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बहुत सरल है और ये लोग आमतौर पर प्रौद्योगिकी से और सभ्यता से अभी दूर हैं। मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र की पहाड़ी मड़िया जनजाति, उड़ीसा के जुआंग, गढ़वा और बोडो जैसी जनजातियां इसी वर्ग में शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में उन जनजातियों को रखा गया है जो प्रथम श्रेणी की भांति ही परंपरावादी तो हैं, परंतु इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गए हैं और ये लोग अपने सामूहिक जीवन को त्याग कर व्यक्तिवादी हो रहे हैं और ये अमीर गरीब और पूंजी का अर्थ समझने लगे हैं। ये खेती के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कम करते हैं। झूम खेती, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसे त्याग रहे हैं और अन्य लोगों के संपर्क में ये आ रहे हैं। तीसरी श्रेणी में वे जनजातियां शामिल हैं जो आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण अपनी मूल संस्कृति को खो चुके हैं और परिणाम स्वरूप इनके धर्म, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास, सामाजिक संगठन इत्यादि छिन्न भिन्न हो गए हैं। चौथी श्रेणी में उन्होंने उन जनजातियों को रख दिया है जो प्राचीन कुलीन वर्ग की हैं, जैसे भील और नागा। ये जो जनजातियां हैं बाह्य लोगों के संपर्क में आने के बावजूद अपनी मौलिकता को इन्होंने बनाए रखा है और ये उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं और काफ़ी हद तक ये अपनी संस्कृति को बचाकर रखने में अभी भी कामयाब हैं। सांस्कृतिक आधार पर मदान एवं मजूमदार ने भी जनजातियों को 3 भागों में बांटकर देखने का प्रयास किया है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि वे जनजातियां जो उन्नत समुदायों के संपर्क में नहीं आई हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि वे जनजातियां हैं दूसरी श्रेणी में जो ग्रामीण और नगरीय समुदायों की संस्कृति से प्रभावित हुई हैं, परिणाम स्वरूप ये अनेक समस्याओं को अभी झेल रही हैं। तीसरी कैटेगरी में उन्होंने उन जनजातियों को रखा है जो ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति के संपर्क में आने पर भी किसी भी प्रकार की असुविधा एवं कठिनाइयों का सामना नहीं कर रही हैं, परंतु ये जनजातियां अपनी मौलिकता को बनाए रखकर अपनी संस्कृति को बचा कर के रख रही हैं, यद्यपि ये परिवर्तनशील हैं। हालांकि इन तमाम आधारों पर हमने देखा कि जनजातियां कई आधारों पर विभाजित करके ही देखा जा सकता है और किसी एक आधार पर हम जनजातियों का सामाजिक या भौगोलिक या आर्थिक सांस्कृतिक आधार पर हम विभाजन नहीं कर सकते और इन तमाम विभाजनों को एक साथ देखने पर ही हम जनजातियों को समझ सकते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है वह हर एक क्षेत्र में अलग अलग है और उन अलग अलग पर्यावरण का प्रभाव हम इन जनजातियों पर देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको
जनजातियों का वर्गीकरण समझने के लिए एक नई दृष्टि मिली होगी और आप इसे समझ पा रहे होंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, तो आपको ये बाय हार्ट याद भी हो जाएगा और समझने में आपको बहुत सरलता होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।